Morning all. Today I am going to teach you a new poem that is Journey of the Magi. So before telling anything about the poem, I would like to tell you what is a Magi. So Magi क्या है? It will be a bilingual lecture for better understanding. Magi क्या है? तो मजाए उन लोगों को, उन 3 किंग्स को कहते हैं जो कि जब जीसस का बर्थ हो रहा था बैतलहम में, तो वो पर्जिया से बैतलहम तक गए थे जीसस को देखने, क्योंकि उनको एक वंडर स्टार था। वंडर स्टार मतलब ध्रुव तारा ने उनको ये बताया, या उनको किसी एस्ट्रोनॉमी वालों ने ये बताया कि ये जो सितारों का मेल हो रहा है उससे एक बहुत बड़ा मसीह पैदा होने वाला है। उससे ऐसा लग रहा है कि दुनिया का जो दुनिया बदल देगा, जो गॉड का एक एंजल है वो पैदा होने वाला है। तो वो वहाँ बैतलहम में पैदा होगा, इस रात को पैदा होगा। आपको पता है कि न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी से आपको ये कुछ पता चल जाता है। तो वो 3 जो किंग थे अलग अलग जगह के आए थे, उन्होंने इसको देखा और वो इस बात को मानते हुए आगे बढ़े कि हाँ, सच में कोई पैदा होने वाला है। और वो मिलने के लिए जीसस क्राइस्ट को एज अ बेबी अपने जगह यानी पर्जिया से चल दिए, काफ़िला लेकर या ऊँट पे चल दिए, और वो बैतलहम पहुंचना चाहते थे क्राइस्ट की बर्थ पे मिलने। तो वो जब पैदा हुए तो उन्होंने क्राइस्ट को, और वहाँ से किंग्स थे, मेन थे, वो बहुत अच्छे गिफ्ट भी लाए थे। उन्होंने गिफ्ट भी अर्पित किया, उनको दिया। तो इससे ये पता चला, इससे एक क्रिसमस की ये भी एक प्रथा बन गई कि हम क्रिसमस में गिफ्ट लेते देते हैं। और प्लस जब वो पहुँचे थे तो वो क्राइस्ट को देखने गए थे, क्योंकि उनको किसी ने बताया था कि एक मसीह आने वाला है, एक न्यू रिलीजन का या न्यू ग्रोथ वर्ल्ड में आने वाली है, एक न्यू सर्कमस्टांसेस पैदा होने वाले हैं। तो इसलिए तब ये पोम लिखी गई थी। तब लिखी तो तब नहीं गई थी, लेकिन टी.एस. एलियट ने इसको इन कंटिन्यूटी विद द क्रिश्चियन फेथ और क्रिश्चियन पैम्पलेट्स लिखा है। और ये उस चीज़ को सिंबल एलर्जी की तरह आती है। एलर्जिकल ड्रामेटिक मोनोलॉग है जो उस बात को बताता है। और हमेशा याद रखिएगा कि मजाए जो थे वो 3 वाइस मैन थे जो कि विज़िट किए थे जीसस को जब वो पैदा हुए थे। तो ये कभी कभी टी.एस. एलियट खुद ये बन जाते हैं, कभी कभी किसी एक मजाए के मुंह से इस पोएम को बुलवाते हैं। जो वर्ड्स हैं वो कभी कभी टी.एस. एलियट के भी हैं और कभी कभी मजाए के भी हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा कि कौन एक्चुअली बोल रहा है, कौन नरेट कर रहा है। कभी कभी टी.एस. एलियट लगते हैं कि वो बोल रहे हैं ये सब कुछ, और कभी कभी लगता है कि एक वन ऑफ द मजाए यानी कोई एक आदमी जो कि उस मजाए में था। मजाए मतलब वही 3 आदमियों का ग्रुप, तो वो हैं। ठीक है। तो जर्नी ऑफ द मजाए इज़ अ पोम बाय टी.एस. एलियट, फर्स्ट पब्लिश इन 1927 इन अ सीरीज ऑफ पैम्फलेट्स related to Christmas. The poem was written shortly after Eliot's conversion to the Anglican faith. Eliot जो थे वो एंग्लिक फेथ में कन्वर्ट हो गए थे, और उन्होंने फिर ब्रिटेन भी अमेरिका छोड़ दिया था। अमेरिका में पैदा हुए थे टी.एस. एलियट। इनका पूरा नाम जो था वो था, एलियट का पूरा नाम थॉमस टर्न्स एलियट था। और इन्होंने पहले तो ये अमेरिका में पैदा हुए थे 26 सितंबर 1888 में, बट इन्होंने अमेरिका फिर बाद में छोड़ दिया था। और इन्होंने अपने आप को ये माना कि वो इंग्लैंड के ही हैं, क्योंकि उनके अंदर वो ब्रिटिश राइटिंग और ब्रिटिश लोगों के लिए प्यार है, या ब्रिटिश ज़मीन से उनका जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने फिर अपने आप को सिटीज़नशिप ले लिए थी यूके की। तो और फिर कन्वर्ट भी हुए थे, वो अपने आप को उन्होंने कन्वर्ट भी कर लिया था एंग्लिक फेथ में, उस क्रिश्चियन में जो कि एंग्लियन चर्च को मानते हैं और थोड़े से प्रोटेस्टेंट होते हैं। तो अकॉर्डिंग थ्रू द पोएम इज़ दिस पोएम इज़ एन एलर्जिकल ड्रामेटिक मोनोलॉग दैट इनहिबिट्स द वॉइस ऑफ वन ऑफ द मजाए, दैट इज़ वन of the 3 men of the Magi and who visited infant Jesus. So अब आपको ये समझ में आ गया कि जीसस को विज़िट करने वाले जो लोग थे उनमें से एक इंसान के द्वारा बोला जा रहा है। इट इज़ जनरली कंसिडर्ड टू बी अ डीपली पर्सनल पोएम। इंडीड द मैग्नेस इन द पोएम शेयर्स Eliot's view that spiritual transformation is not a comfort but an ongoing process, an arduous journey
seemingly without the end. The Magnus view on the birth of Jesus and the shift from the old ways of Christianity is the complex and ambivalent. तो यहाँ पर ये बता रहे हैं, टी.एस. इलियट इस पोम के द्वारा बता रहे हैं कि जो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है, स्पिरिचुअली जो ट्रांसपोर्टेशन वो कर रहे थे वो, और जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कोई इजी नहीं. उसको एलर्जी बना के उन्होंने प्रेजेंट किया है कि अगर आप एक स्टेट ऑफ माइंड से दूसरे स्टेज ऑफ माइंड पे जा रहे हैं, यानी जब पुरानी चीज़ें बिलीव की जा रही थी, पैगन वर्शिपर्स थे, पुराने लोग थे जो इस तरह का आइडल वर्शिप करते थे, उससे जब आप क्रिश्चियनिटी की तरफ जा रहे हैं, बैथलेम की तरफ जा रहे हैं, तो वो जर्नी आसान नहीं. उसी तरह से आप न्यू मसीह को मिलने जा रहे हैं तो वो जर्नी आसान नहीं है. नई चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे तो वो नई बात जो है, नया स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए आसान नहीं होगा. और इन्होंने जीसस के बर्थ से ये दिखाया है कि जो पुरानी चीज़ चल रही थी और जो नया जीसस का क्रिश्चियनिटी आई, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को भी दिखाया उन्होंने. द मैग्नस व्यू ऑन द बर्थ ऑफ जीसस एंड द शिफ्ट फ्रॉम द ओल्ड वेज टू क्रिश्चियनिटी इज़ कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिवलेंट. और जो पुराने तरीके थे क्रिश्चियनिटी के, उससे जो शिफ्ट हुआ है वो भी एक मुश्किल दौर था. तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. ये टी.एस. इलियट द्वारा पब्लिश हुई थी 1927 में, ये आप याद रखिएगा. और इसकी समरी जो है मैं आपको लाइन वाइज समरी बताती हूँ विद द वर्ड्स. इट इज़ अ लॉन्ग पोम. सो यहाँ पे शुरू करते हैं. अ कोल्ड कमिंग वी हैव ऑफ इट, जस्ट द वर्स्ट टाइम ऑफ द ईयर फॉर अ जर्नी एंड सच अ लॉन्ग जर्नी, द वेज डीप एंड वेदर शार्प, द वेरी डेड ऑफ विंटर. तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कोल्ड कमिंग वी हैव ऑफ इट, मतलब जो जीसस का बर्थ है, आपको पता है क्रिसमस 25 दिसंबर को आता है, तो 25 दिसंबर को सबसे ज़्यादा ठंड हो रही होती है उस टाइम. तो वो कह रहे होते हैं, वो पर्जिया से बैथलेहम की तरफ चलते हैं, तो वो कहते हैं कि ये तो सबसे बुरा टाइम है साल का ट्रैवल करने के लिए. आपको पता ना जाड़ों में जाना आना कितना मुश्किल होता है, तो वो ये कहते हैं कि साल का सबसे बुरा समय है ट्रैवल करने के लिए. और इस टाइम जर्नी करना सबसे मुश्किल है. वेदर भी शार्प है और डेड ऑफ विंटर, मतलब वेदर भी शार्प है, मौसम भी बिल्कुल वो है, रूखा है और तकलीफ़ देह है, और जाना भी मुश्किल है. फिर वो कहते हैं, and the camels galloped sore-footed refractory, lying down in the meeting snow. There were times we regret the summer places on the slopes and terraces, and the silken girls bringing sharbat. Then the camel men cursing and grumbling and running away, the wanting their liquor and women, and the night fires going out, the lack of shelters, and the cities hostile and the towns unfriendly and the villages dirty and charging high prices. A hard time we had of it. अब यहाँ पे एक मैजाए अपने तकलीफ़ों के बारे में बता के कहता है कि जो ऊँट है ना, वो ठंड में चलते चलते थक गए हैं और वो चिड़चिड़ा रहे हैं, गैल्ड कर रहे हैं, और वो पेनफुल स्वेलिंग हो चुकी है उनके पैरों में और वो तकलीफ़ हो रही है उनको. अब वो क्या कर रहे हैं, वो बैठ गए और उनके जो है ज़ख्मी हो गए, पैर सोर फुटेड हो गए, तो वो बैठ गए. और अब जो है, जो वो है ना स्नो, वो अब जब वो बैठ गए तो हल्की हल्की सी पिघली उनके गर्मी से. और वो अब ये कह रहा है कि उनको याद आ रहा है वो समय जब वो गर्मी के टाइम आराम से टेरेसेस पे और रास्तों पे चलते थे और इन्जॉय करते थे समर को. और जो सिल्कन गर्ल्स थी, जो सुंदर लड़कियां थीं, जो सिल्कन ड्रेस पहनी हुई थी, वो उनको शरबत प्रेजेंट कर रही थी. मतलब एक अच्छा इन्जॉयमेंट. जैसे हम कहते हैं ना, हाय कितनी गर्मी आ गई है, कितने अच्छे होते हैं ना, ठंड में हम कंबल ओढ़ के बैठे रहते थे, घूमते थे, हम याद करते. या गर्मी होती है तो हम, ठंड होती है तो हम याद करते, यार गर्मी में अच्छा रहता है ना, तो वो कितनी अच्छी गर्मी होती है, हम अपना धूप में जाते हैं या धूप भी निकलती है. तो जब हमें कोई वेदर पसंद नहीं आ रहा होता तो हम उसका अपोजिट वेदर सोच रहे होते हैं ताकि हमें थोड़ी सी गर्मी महसूस हो या ठंड महसूस हो या हमारा मूड चेंज हो. तो वो उसको रेगरेट कर रहे हैं, याद कर रहे हैं कि अच्छी खासी गर्मी से वो यहाँ ठंड में चले आए हैं. उन्हें याद आ रहा है, वो सिल्कन गर्ल्स याद आ रही हैं जो शरबत लेके प्रेजेंट करती थी उनको. देन द कैमल मैन कर्सिंग एंड ग्रम्बलिंग एंड रनिंग अवे. तो वो जब चले तो अपने साथ एक काफ़िला भी लेके चले थे, 3 लोग अकेले तो चले नहीं थे. तो जो कैमल वाले लोग थे ना, ऊँट वाले लोग थे ना, उन्हें इनकी जर्नी बकवास लग रही थी. वो कह रहे थे कहाँ चले जा रहे हो. जैसे हम कहते हैं ना, मैं ड्राइवर लेके निकले हैं कहीं पे, तो हमें तो जहाँ जाना है वो हमारे लिए एक पैशन है, हमें पहुँचना है. लेकिन जो ड्राइवर, उसके लिए तो काम है, फालतू काम है, तो वो चिड़चिड़ा रहा है. जो कैमल मैन है वो चिड़चिड़ा रहे हैं और वो अब नहीं चाह रहे हैं
कि वो आगे बढ़ें। और वो ये कह रहे हैं कि उन्हें याद आ रही है अपनी लिकर याद आ रही है, अपनी शराब याद आ रही है, एंड वुमेन याद आ रही है, अपना फैमिली याद आ रही है, अपना या तो उनकी वाइफ याद आ रही है, उनकी गर्लफ्रेंड याद आ रही हैं। तो वो गाली दे रहे हैं उनको, क्रशिंग कर रहे हैं और ग्रम्बलिंग कर रहे हैं, उनको कर्ज कर रहे हैं, कहाँ चले जा रहे हो, श्राप देना, बड़बड़ा रहे हैं मतलब। तो और ये वो कहता है यहाँ पर कि द नाइट फायर्स गोइंग आउट, यानी मशाल, नाइट फायर्स मतलब मशालें भी आप बुझ रही हैं क्योंकि चलते चलते टाइम हो गया। लैक ऑफ शेल्टर, और रहने के लिए भी कोई जगह नहीं मिल रही है। और जो सिटीज़ वो पहुंच रहे हैं वो सब हॉस्टाइल्स, जहाँ आपने देखा होगा जब ठंड होती है, गर्मी होती है, लोग अपने अपने घरों में होते हैं और कोई नहीं चाहता किसी को भी हेल्प करना या कुछ भी अपना देना। जैसे कि मुश्किल समय होता है तो लोग भी मुश्किल व्यवहार दिखाते हैं। तो वो ये कह रहा है कि सिटीज़ भी हॉस्टाइल हैं, फ्रेंडली नहीं है कि हमें वेलकम कर रही हैं, एंड टाउन अनफ्रेंडली, और जो पूरा टाउन ऐसा दिख रहा है जैसे वो रूखा सूखा सा बेरुखी से दिखा रहा है। एंड द विलेजेस जो दिख रहे हैं वो भी डर्टी हैं और चार्जिंग हाई प्राइस, छोटी छोटी जगहों के बहुत बहुत पैसे ले रहे हैं। जैसे आपने कभी ध्यान दिया होगा, कभी आप कहीं विज़िट करने जाते हो, किसी दूसरे शहर में जाते हो, वहाँ ठंड भी बढ़ रही है और चार्जेस भी ज़्यादा हो रहे हैं और जगह भी बहुत ख़राब सी मिल रही है। जैसे आप कभी स्विट्ज़रलैंड वगैरह का इमेजिन करो या कभी नैनीताल वगैरह, जब आप जाते हो बर्फ़ गिरने लगती है तो जो भी होटल वगैरह होते हैं उनके रेट्स बहुत बढ़ जाते हैं। तो वो आपको छोटी छोटी जगहों के बहुत हाई चार्जेस करते हैं। जैसे नैनीताल में देखा है आपने, भीड़ हो जाती है, बर्फ़ गिरने लगती है तो होटल भी पैक हो जाते हैं, तो वहाँ पे आपको जगह नहीं मिलती है। तो वहाँ पे कोई भी किसी को ना हेल्प करना चाहता है। ये भी आप उस वक्त ये सोचते हो कि कोई फ्रेंड होता यहाँ पे तो हेल्प हो जाती, तो वो आपको ना कोई फ्रेंड मिलता है वहाँ पे, ना ही कोई हेल्प करना चाह रहा है। मतलब आप अपनी जर्नी में अकेले हो और अकेले ही तप रहे हो। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो पेनफुल है, यहाँ पे एलर्जाइज किया है टी.एस. एलियट ने। तो आप इसको समझिए। हार्ड टाइम जो वहाँ पे ये बोलता है, अ हार्ड टाइम वी हैड ऑफ इट, मतलब हम अपने सबसे बुरे वक्त में हैं इस टाइम। फिर वो थर्ड स्टैंजा में बोलता है, एट द वेरी एंड वी प्रिफर टू ट्रैवल एट नाइट एंड स्लीपिंग इन स्नैचेस विद द वॉइस सिंगिंग इन आवर ईयर्स saying that this was all folly, then all drawn we came down to a temperate valley। और कहता है कि ऐसा लगता है कि हम रात भर क्या करें, हमने सोचा कि हम कहीं तो जगह मिल नहीं रहे तो हम पूरी रात को चलते रहेंगे। और स्लीपिंग इन स्नैचेस का मतलब होता है कि नॉट टू स्लीप, हम सोएंगे ही नहीं, स्लीपिंग को नोच लेंगे या वो भंग कर देंगे। और जैसे जैसे वो चलते गए तो कहते ना, हमने प्रेफर किया कि हम पूरी रात चलते रहेंगे। और चलते चलते सुबह की अर्ली उनको डॉन दिखाई दी, और जब डॉन दिखाई दी तो उन्होंने देखा कि वो एक टेम्परेट वैली में, जहाँ ना ज़्यादा ठंड थी ना ज़्यादा गर्मी थी, वहाँ चले आए हैं चलते चलते। और वहाँ आसपास जो है वनस्पति और पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं, पेड़ खाने के सामान के पेड़ वेड़ दिख रहे हैं। यानी जब ठंड होती तो आपको देखा होगा बर्फ़ गिरती रहती है, लेकिन फिर कुछ देर बाद वो जब आगे निकले तो वहाँ पर धूप भी थी हल्की और पेड़ पौधे दिख रहे थे। यानी वो बहुत ज़्यादा ठंडी जगह नहीं थी, वो सही जगह पहुँच गए थे। ठीक है, तो वेट बिलो द स्नो लाइन स्मेलिंग ऑफ वेजिटेशन, उन्हें वेजिटेशन और पेड़ पौधों की और जैसे वहाँ पे लाइफ है वो बेटर है, तो वो दिखने लग गई थी, स्मेल आने लग गई थी। विथ अ रनिंग स्ट्रीम एंड वाटर मिल बीटिंग डार्कनेस, और उनको वहाँ पर एक बहता हुआ नदिया दरिया भी दिखा और वाटर मिल दिखाई दिया, जहाँ पर जिसने अंधेरे को ख़त्म कर दिया था मार मार के, या कहते हैं वो मॉर्निंग हो रही थी। एंड थ्री ट्रीज़ ऑन द लो स्काई, और 3 पेड़ जो थे वो नीचे लो स्काई पे दिख रहे थे। इसका एक सिंबॉलिज्म है, 3 पेड़। ये उस समय को, ये जो वो थे मजाए थे, ये बहुत वाइस मैन थे, तो इन्होंने प्रेडिक्ट कर लिया, इन्होंने देख लिया था कि जब जीसस को लटकाया गया था तो अकेले नहीं लटकाया, जीसस को 3 लोगों के, 2 लोगों और थे जीसस साथ, 3 लोगों को सूली पे लटकाया गया था, ऐसा क्रिश्चियन फेथ कहता है। तो इन्होंने वो इमेजिन कर लिया था कि 3 पेड़ जो होंगे वो लटके होंगे, 3 पेड़ देख लिए इन्होंने। और ये एक सिंबॉलिज्म भी है कि जीसस आखिरी में मार दिए जाएंगे। एंड 3 ट्रीज़ ऑन द लो स्काई, तो इन्होंने देख लिया था वो उसका जो फ्यूचर है कि क्राइस्ट जो है वो उनको जब क्रूसीफाई किया जाएगा तो वो जब दी जाएगी तो वो 3 लोग होंगे, वो क्योंकि वो वाइस लोग भी थे तो उन्हें सिंबॉलिज्म वहाँ पे दिखाई दे गया था। एंड एन ओल्ड वाइट हॉर्स गैलप अवे इन द मेडो, और ये जो वाइट हॉर्स देखा, ये वो वाइट हॉर्स है जो अब बेबी क्राइस्ट को लीड करेगा, जब बताएगा, रास्ते बताएगा उनको कैसे कैसे क्या क्या करना है इस लाइफ में। देयर वी केम टू अ टैवर्न विद अ वाइन, का भी क्वेश्चन आ सकता है कि वाइट हॉर्स किसका सिंबॉलिज्म और 3 लो ट्री किसका सिंबॉलिज्म, तो आपको ये पता होना चाहिए
कि ये जो वाइट हॉर्स बता रहे हैं ये क्राइस्ट का वाइट हॉर्स है, जो जिस पे बैठ कर क्राइस्ट जो है कॉन्क्वर करेंगे सब कुछ। और मेडो जो है वो आप समझ गए, घास का मैदान बोलते हैं। टैवन जो होता है जहाँ पे क्राइस्ट बॉर्न हुए थे, ठीक है, तो वो अब पहुँच गए हैं टैवन। दे केम टू अ टैवन विथ वाइन लीव्स ओवर द लिंटल। तो आपने ये देखा होगा जब जीसस का कभी कभी कोई क्रिसमस का प्ले किया जाता है तो दिखाया जाता है कि अस्तबल में गॉड पैदा हुए, जीसस पैदा हुए। तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर दिखाते हैं कि एक वो दिखाते हैं, जगह दिखाते हैं, वहाँ पे एक दरवाज़ों पे वाइन बोर्ड लगी रहती, घास वास भी लगी रहती है, या पेड़ पौधे पत्ती वाले बेल लगी होती है। तो ये वो जगह थी जहाँ पर बॉर्न हुए हैं, ये वो जगह आप रीच कर गए। 6 हैंड एंड एन ओपन डोर डाइसिंग फॉर पीसेस ऑफ सिल्वर। और वो वहाँ पे देख रहे हैं कि 6 लोग जो हैं, 3 लोग बैठ करके वो भी खेल रहे हैं, जुआ भी खेल रहे हैं। मतलब लोगों की हालत बहुत ख़राब है, उनकी ज़िंदगी बहुत बेकार है, वो सब अभी अभी शैतानी कामों में पड़े हुए हैं। तो 6 हैंड एट एन ओपन डोर डाइसिंग फॉर पीसेस ऑफ सिल्वर। तो वो वहाँ पे जुआ भी खेल रहे। एंड फीट किकिंग द एम्प्टी वाइन स्किन्स। और शराब की जो पहले क्या होता था, जो बॉटल्स होती थी उसमें वाइन नहीं होती थी। पहले तो आपको पता ही कि चमड़ी के बैग्स बनाए जाते, चमड़े के बैग बनाए जाते थे लेदर के, लोगों के इसके स्किन के, जानवरों के स्किन के, और उसमें वाइन होती थी। तो उन्होंने देखा कि वाइन की बॉटल्स पड़ी हुई हैं ठोकरों में, और वाइन स्किन्स बोला है उसको। स्किन्स मतलब स्किन के बैग, चमड़ी के बैग, और उसको लोग पैर से किकिंग कर रहे हैं, मतलब पड़ी हुई है वो वहाँ पे, वहाँ लोगों ने ड्रिंकिंग भी कर रखी है। बट देयर वॉज नो इन्फॉर्मेशन सो वी कंटिन्यूड। और वहाँ पे कोई मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कौन पैदा होने वाला है, क्या होने वाला है। तो जीसस जहाँ पैदा होना था सब कुछ नॉर्मल था, किसी को नहीं पता था कि जीसस पैदा होने वाले हैं या जीसस कोई बहुत बड़ी गॉड का कोई मसीहा आ रहा है। ये 3 वाइस मैन के पहुँचने के बाद लोगों को पता चला कि सच में कोई बड़ा बंदा पैदा हुआ है, क्योंकि ये लोग इस बात की खबर पाकर पहले से निकले हैं। बट देयर वॉज नो इन्फॉर्मेशन एंड अराइव एट द इवनिंग नॉट अ मोमेंट टू सून फाइंडिंग द प्लेस इट वॉज यू मे से सेटिस्फैक्ट्री। अब वो हमें जगह तो पा ली, और उस जगह को पा लेने पर हम थोड़ा चैन में आए। ऑल दिस वे और लॉन्ग टाइम एज आई रिमेंबर। अब ये एक मजाक कहता है कि ये सब कुछ बहुत पहले हो चुका है, मुझे याद है। एंड आई वुड डू इट अगेन बट सेट डाउन। कहता है बैठ जाओ, मैं इसको लिखना चाहता हूँ, इसको पढ़ना चाहता हूँ, इसको बताना चाहता हूँ। मैं ये सब कुछ पहले हो चुका है, मुझे याद है। मैं जाए इस बात को याद करता, फ्लैशबैक में था। दिस सेट डाउन, दिस वी वर लेड ऑल द वे फॉर बर्थ और डेथ। ये इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। Birth or death, there was a birth, certainly. We had evidence, and no doubt I had seen birth and death, but had thought they were different. This birth was hard and bitter agony for us, like death our death. We returned to our places, these kingdoms, but no longer at ease here, in old dispensation, with an alien people clutching their God. With an alien people clutching their gods, I should be glad for another death. तो यहाँ पर जो है ना, ये एक अलग जो एक वॉइस मैन है वो बोल रहा है कि दे वेंट, जब यहाँ पर उसका ये एक्सप्लेनेशन है इन दीज लाइन्स। यहाँ पर ये एड्रेस करता है, ओल्ड मैग्नस हैज़ एड्रेस टू हिज लिसनर दैट नो पार्ट ऑफ द स्टोरी शुड बी मिसयूज्ड. The Magi should undertake the journey again if they were given the chance. He says that one must die to the old life before they being born to the new life in Christ. तो वो कहता है कि ये जो बर्थ था ना, बैठ जाओ मैं बताता हूँ, जो कि बर्थ था ना वो बर्थ नहीं था, डेथ था। डेथ था किसका? पुरानी रूढ़िवादी चीज़ों का, पुराने धर्म का, पुरानी हमारी सोच का, पुरानी हमारी लाइफस्टाइल का। जैसे हम कहते नहीं हैं कि अगर तुमको कुछ नया अपने आप पाना है, अपना नया वर्जन, तो पुराना सब कुछ ख़त्म करो। हम कहते हैं, जैसे कि आपको शैली ने भी, पीबी शैली ने भी ओड टू द वेस्ट विंड में कहा है कि जब नया चीज़ों का सृजन होता है तो पुरानी चीज़ों का डिस्ट्रक्शन होता है। जब तक पुरानी चीज़ें डिस्ट्रॉय नहीं होंगी तो नई चीज़ें नहीं आएंगी। तो उसी तरह से ये कहता है कि क्या ये बर्थ था? नहीं, ये बर्थ नहीं थी, ये डेथ थी। सब पुरानी चीज़ों की, सब पुराने रूल्स की, सब पुरानी धर्मों की, सब पुरानी चीज़ों की, सब पुरानी चीज़ें जो चली आ रही थी अब तक, शैतानों वाली चीज़ें, ड्रिंक करना और वुमेन एंड लिकर के लिए का क्रेव करना और जुआ चलना, ये सब चीज़ों का एंड है बेबी क्राइस्ट के बर्थ का। मतलब अच्छी चीज़ों का जन्म हो रहा है, बुरी चीज़ों का अंत हो रहा है। दिस डिस्क्रिप्शन पॉइंट टू द अनईजी स्टेट ऑफ माइंड व्हेन द सोल हैज़ डिस्कार्डेड इट हैबिचुअल डिस्पेंस।
जैसे आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं तो सोल बहुत डिस्टर्ब होती है। अब आप कल तक सोते रहते थे, आज आप बहुत मोटे हो गए, आप खाते थे और सोते थे, अब आज आपको कहा जाए अचानक से कि आपको दौड़ना है, तो सोल उस कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए, माइंड उस कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए बहुत एजिटेशन दिखाता है। तो वो यही कह रहा है कि हैबिचुअल डिस्पेंस को ख़त्म करने के लिए और दूसरी चीज़ों पे सेटल होने के लिए माइंड और हार्ट जो है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस दिखाता है, तकलीफ़ दिखाता है। तो आपको तकलीफ़ हो रही है, उनको तकलीफ़ हो रही है, और वो कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन ईजी नहीं होता है, बट नया गॉड जीसस के बर्थ को पाने के लिए हमें अपने पुराने को एंड करना होता है। द बर्थ ऑफ द डिलीवर इज इक्विवेलेंट टू द ग्रेट कैटास्ट्रोफ सिंस अ न्यू एंड पावरफुल लाइफ इशू फोर्थ जस्ट व्हेन नो लाइफ फोर्स और न्यू डेवलपमेंट वाज एंटिसिपेटेड। आपने देखा होगा, आप व्रत रखते हैं या आप रोज़ा रखते हैं या फास्टिंग करते हैं, तो आपको जब आप रोज़ जैसे खा रहे होते हैं वैसा नहीं खाना होता है, आपको किसी चीज़ का परहेज़ करना होता है। ये आपके लिए, सोल के लिए, तो आपकी तबीयत भी ख़राब हो रही होती है, वॉमिटिंग भी लगेगी, सर दर्द भी होगा, तो बॉडी और सोल भी रेजिस्ट करती है अच्छी चीज़ों के लिए। लेकिन जब आप उसको हैबिचुअल बनाते हैं तो फिर वो नया आपके अंदर से एक सृजन होता है, आपके अंदर नई एनर्जी आती है। तो परहेज़ करना हमेशा एक तकलीफ़ दे चीज़ है, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोल भी हमेशा तकलीफ़ दे चीज़ है। तो ये वही बता रहे, उसी पावर और उसी पेन को बता रहे हैं। द वाइस मैन रिटर्न टू द लाइफ फोर्स और न्यू डेवलपमेंट वॉज एंटिसिपेटेड। अब उसको ये लग रहा था कि नई लाइफ आ जाएगी, नया सब कुछ चेंज हो जाएगा। द वाइस मैन रिटर्न टू द किंगडम, अब वो अपने किंगडम पे भी लौट गए हैं। द स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन मेड देम एलिएटेड फ्रॉम देयर ओन पीपल हु फॉलो देयर ओन वेज एंड मोड्स ऑफ worship, so that it was in their own country now that they found that the city is hostile and the town unfriendly। तो अब जो है, जब वो जीसस से मिल आए हैं और उनका जो है एलिवेशन हो गया, वो बड़े मतलब एक माइंड सेट उनका अच्छा हो गया, वो समझ गए एलिवेट होना यानी कि एक अच्छी उपलब्धि हो गई है उनका पद बढ़ गया, उनकी उपलब्धि हो गई, उनके दिमाग को अब नई लाइट मिल चुकी है जीसस की। तो जब वो अब लौट के अपने किंगडम आए तो अब यहाँ के लोग उन्हें हॉस्टाइल और अनफ्रेंडली दिखते हैं, क्योंकि वो पहले उन लोगों को हॉस्टाइल अनफ्रेंडली मान रहे थे जो दूसरे शहर में थे, मगर अब जब उन्हें ज्ञान मिल गया है कि वो सब गलत कर रहे हैं तो उन्हें अब ये लोग अच्छे नहीं लगते, हॉस्टाइल अनफ्रेंडली। जैसे कि आप कभी आपके कुछ ख़राब दोस्त होंगे और आप भी उनके साथ ख़राब थे, मगर अब आपने पढ़ाई करनी शुरू कर दी है या अब आप अच्छी चीज़ों की तरफ मोल्डेड हैं, तो अब आपको, या आपने वेट लॉस है तो आप, जो बहुत सारे लोग जो थे जो आपके साथ खाना खाते थे या ड्रिंक करते थे या मतलब ख़राब खाना खाते थे, फास्ट फूड खाते थे, अब आपको वो लोग अच्छे नहीं लगेंगे जो आपके साथ पहले फास्ट फूड खाते थे। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है, जब आप एलिवेटेड हो जाते हैं तो आपको फिर अपना सर्किल अच्छा नहीं लगता। तो उन्हें अब अपने उस बात के बाद, क्राइस्ट के बर्थ के बाद उनके अंदर का जो सेल्फ था, पहले वाला सेल्फ, वो मर चुका है, वो समझ नहीं पा रहे इसको डेथ बोलें या बर्थ बोलें। और अब उनका जो सिंबल है वो ये है कि अब उन्हें अपने लोग ही अच्छे नहीं लग रहे, अपना आइडल वर्शिप करने वाले लोग जो पुराने वेज ऑफ लाइफ को मानते वो अच्छे नहीं लग रहे हैं। और अब जो है वो ये कहता है कि यहाँ पे लाइफ ने उनको ऑक्यूपाई कर लिया है, अच्छे वे में ऑक्यूपाई कर लिया, तो अब उन्हें जो पुराने लोग हैं वो अब बुरे वे में दिखाई देते हैं, उन्हें वो सही नहीं लगते हैं, उन्होंने नई ज़िंदगी पा ली। द डेथ ऑफ ओल्ड बिलीफ विच हैज़ नॉट मेक एनी डिफरेंस बिकॉज द ओल्ड ऑलवेज चेंजेस इनटू द न्यू। द वाइस मैजाई प्रीस्ट नो वेल द सर्किल ऑफ ओल्ड एंड न्यू। द प्रोसेस ऑफ डेथ may release man completely from the clutches of the old ties and restore him fully to the new ways of life। तो अब ये वाइस लोग थे तो इन्होंने इस चीज़ को समझा है, लेकिन इनके लिए भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोल बहुत मुश्किल था, तो फिर नॉर्मल लोगों के लिए तो होगा ही। लेकिन वो फिर भी ये कहते हैं कि जब तक ओल्ड सी सारी चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी तो फिर नया सृजन, नया बर्थ ऑफ क्राइस्ट जो है वो किसी का काम का नहीं है। और बर्थ ऑफ क्राइस्ट जो है वो इनकी पुरानी फॉर्म्स और पुराने प्रिंसिपल्स और पुरानी वेज ऑफ लाइफ एंड हैबिटेट्स के एंड है, और बर्थ ऑफ लाइफ एक न्यू है। तो वो इस तरह से टी.एस. एलियट ये भी बताने की कोशिश की है कि हम जब तक एलिवेटेड नहीं होंगे, जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक हम पुराने अपने सेल्फ को ख़त्म नहीं करेंगे। आपको अगर आज कुछ अच्छा करना होता तो लोग आपसे कहते हैं पुरानी बातें भूल जाओ और अब नया शुरू करो। तो नया शुरू करने के लिए पुरानी चीज़ों को ख़त्म करना ही पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोल, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ इज़ नॉट ईजी। तो टी.एस. एलियट ने यहाँ से समझाने की कोशिश की। आई होप इट इज़ अंडरस्टैंडेबल।